खबर है में खुश आमदीद में साथ आरफ उम्मीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, डस्का में दोबारा तमाम इलेक्शन दोबारा से करवाने का हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। कहा क्या इससे किसी को फ़ायदा या नुकसान होगा या क्या मामला है और ये क्या होना चाहिए था और ऊपर की अदालत क्या, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ ऊपर अदालत में जाने का फैसला किया। सेनेट के इंतखाबात में किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, अभी तो जोड़ तोड़ जारी है। जस्टिस काजी फाइज साहब का कहना है कि उनका लाइव जो है मुकदमा दिखाया जाए। कोई ऐसा प्रेसिडेंट है, ये देखते हैं हम या नहीं है, तो कोई दुनिया में भी है या नहीं, और पाकिस्तान में 1.5 करोड़ मकानों की कमी है और गवर्नमेंट कैसे उन मकानों को कमी को दूर कर सकती है, क्या है हमारी पॉलिसी और क्या हमारी पॉलिसी रही है और वो किस हद तक कामयाब या नाकाम रही है। बड़ी साहब, इस पर तो हम बात करेंगे। जरा डस्का के इलेक्शन पे आ जाते हैं। ये डस्का सारे का सारा इलेक्शन जो है वो दोबारा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सब बड़ी तकलीफ से बात है। 2 जाने उस इलेक्शन में ज़ाया हो गई, 2 लोग मारे गए और कमो बेशतर 8 या 9 लोग बुलेट इंजरी से जख्मी हुए और अस्पताल गए। मैं इलेक्शन कमीशन सोए हुए से सवाल करता हूं, मेरे मोहतरम, आप रात 3 बजे चीफ सेक्रेटरी को आपने बात नहीं की, मुझे पता चीफ सेक्रेटरी सबसे किसने बात की। जब सुबह फायरिंग हो रही थी तो आप सो रहे थे। पहला सवाल यह है कि बेसिकली इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है क्या? 5 साल में बाद एक इलेक्शन होना होता है। इनका करोड़ों नहीं तो 5 साल का अरबों का बजट होगा, कम से कम खासा स्टाफ होगा। एक इलेक्शन 5 साल बाद जो इलेक्शन कमीशन एक ज़िमनी इलेक्शन शफाफ नहीं करा सकता तो उसे इलेक्शन कमीशन रहना चाहिए। इनकी जिम्मेदारी है क्या? अब इन्होंने माजी में काजी साहब जो रवायत 90% रही है, अगर सारे ही वोट जाली साबित हो जाए, कलीम खां और एजाज सादक के हुए थे जो इमरान खां सब 4 हल्कों पे गए थे। माजी में होता था 250 एनए में 22 मई 2013 को 13 पोलिंग स्टेशनों के शिकायतों पे हुआ, वो दोबारा रीपोलिंग हुई, 7 पे हुआ, 11 पे हुआ, 29 में हुआ। ये 8-10 रेफरेंस मेरे पास है। पहली दफ़ा बगैर ये तहकीक किए कि धांधली कहाँ कहाँ हुई, किस किस ने की, इन्होंने दोबारा करा दिया। असल वजह ये है, दोबारा भी करा दिया इन्होंने बेहतर समझा। मुझे बता दें, जब सुबह फायरिंग हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन सोया हुआ था, उस वक्त उसने क्यों किसी से रब्ता नहीं किया? फायरिंग 1 दर्जन से ज़्यादा हुआ। जब रात पोलिंग एजेंट या रिटर्निंग अफसर नहीं पहुंचे उस वक्त ये सो रहे थे। जब मरियम ने दबाव डाला, इसका मतलब है आइंदा इलेक्शन वालों को इंसाफ नहीं मिलेगा, लड़ने वालों को। जिसकी लीडर मरियम है वो अदालतों को गालियां दे। ये हमारी इलेक्शन में देखे, स्क्रीन में देखे ना, जिसकी लीडर मरियम है, जब वो अदालतों को बुरा भला कहे, एस्टैब्लिशमेंट को कहे और कहे कि इलेक्शन कमीशन वार्निंग है, तो सिर्फ इंसाफ उसको मिलेगा। इसमें जिम्मेदार इलेक्शन यार, आप जाके इदारों पे हमले करते हैं, नहीं पत्थर मारते हैं, नैब पे पत्थर मारते हैं अदालतों में। थोड़ा सा इसमें समझ है कि इलेक्शन कमीशन का अरबों रुपया बजट है, 5 साल बाद सिर्फ एक इलेक्शन कराना है। अब सरकारी पैसों पे ये इलेक्शन हुआ मलिक साहब, उसकी ट्रांसपोर्ट भी दी, बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स छपे, दीगर अखराजात हुए। अब ये दोबारा जो इलेक्शन होगा इसके अखराजात फिर मेरे और आपके पैसों से जाएंगे। लेकिन बात ये है कि अगर 22 मलिक साहब 22 मुतनाज़ा हैं तो 22 पे करा ले। पाकिस्तान का पैसा भी आप जाया करेंगे इस वक्त और आपकी जो आपकी गैर जानबदारी का है वो भी। इलेक्शन कमीशन में इसके बाद आपने मलिक साहब को पूरा टाइम देना है। वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि 22 हल्कों स्टेशन पे अगर ये शिकायत कर रहे हैं, 22 पे शिकायत कर रहे हैं ना, पूरे जो अपने जीते हैं उसकी तो शिकायत नहीं करे। वो तो नहीं कहेंगे हमने धांधली से जीते हैं। पोलिंग स्टेशन 365 थे गालबन। तो भाई वज़ीर आज़म करे इस पर करा लो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने माजी में कभी भी इस तरह नहीं हुआ। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन आज़ाद नहीं है। नंबर 1 तो सारा दिन जो फायरिंग होती रही, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी IG से रब्ता क्यों नहीं किया? सोया रहा खुद। रात 3 बजे जब मरियम ने आपको थ्रेड किया, उनके किसी स्टाफ को नहीं बताया कि दिन में फायरिंग हो रही है? नहीं, दिन में कहाँ थे? कोई एक इलेक्शन कमीशन का मुझे रोल बताएं। इन्होंने किसी DC AC को मेल किया हो कि जनाब खबरदार, इलेक्शन शफाफ कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मलिक साहब, मैं 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिला हूँ। मैं कहा सर मुझे बता दें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या है? सिर्फ पैसे लेना 5 साल और 5 साल बाद इलेक्शन कराना? उन्होंने कहा नहीं, इस पे शफाफियत इलेक्शन को 100% श्योर कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं क्या, मौजूदा जिम्मेदार साहब ने पहले तो किसी को नहीं कहा इलेक्शन कराना है। जब टीवी पे शोर पड़ा, भाई आपने कैसे साबित कर दिया? अच्छा, नहीं, एक और बात मलिक साहब, यार जाली वोट डाले, किसने डाले? मेरा मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन से सवाल ये है, क्या उनकी जिम्मेदारियों को तयन किया? वो जाली पेपर कहाँ छपे, किसने मोहरें लगाई? इन सबको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए ताकि अगला इलेक्शन खूनी और शफाफ हो सके, खूनी बच सके।
मलिक साहब सॉरी मैं ज़्यादा बोल गया क्योंकि मुझे इनकी समझ नहीं आई आज इलेक्शन कमीशन की, ये मुझे दूसरा कमीशन लगता है। अच्छा मुझे मलिक साहब आप ये बताएं कि यहाँ पे जो है एक तो यही बात कि 22 लोग जो हैं 22 जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ करवा लें, एक एक्सरसाइज जहाँ पे है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी बात ये कि कोई आज तक किसी इलेक्शन पे कंसेंसस नहीं हो सका, चाहे वो ज़िमनी था चाहे वो कौमी था। पहले थोड़ा सा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू जिससे उन्होंने डिसीजन किया, एक दो चीज़ें जो आज अदालत में जब ये केस हुआ उसमें जो वकला ने दलाइल दी, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो दलील ये थी कि जुल्फ़कार विरक साहब एक DSP हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा कि वो पॉलिटिकली एक्टिव है, वो हुकूमत के लिए काम करें, जो खुली बात करते हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत है। इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि आप जनाब इनकी ट्रांसफ़र करें। अच्छा, उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, हुक्म मान लिया। मगर कमाल की बात ये हुई है कि 19 को जिस दिन इलेक्शन हुआ है उस दिन DSP साहब को सिक्योरिटी इंचार्ज बना के फिर हल्के में ले आप वापस ले आए। तो जितना सिक्योरिटी का रिलेशन बना वो बन रहा है जुल्फ़कार विरक से, जिसको इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसको यहाँ पे ड्यूटी नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। फिर आपकी जो फरदोस आशिक अवान साहब है, उनका काम है कि वो पंजाब हुकूमत की नुमाइंदा है, वो इलेक्शन में मुदाखला नहीं कर सकते। उनकी वीडियो लीक हो गई है जिसमें वो क्लियर कट कह रही है कि राना पे सख्त सा केस करो, इसको पकड़ो, इसको मज़ा चखाओ। उनकी अपनी रीज़न होगी, मैं बात कर रहा हूँ जिस पर ये डिसीजन हुआ है। जिस ऑफिसर के पास ये 20 बंदे गए हैं उसने उसका बयान किया, वो कह रहा है कि 20 में से पहले 13 आए हैं मेरे पास, बाकी आए नहीं है। जो आए हैं देवर फ्राइटेंड, वो खौफज़दा थे, उनसे बात नहीं हो सकी। मेरा हाल इलेक्शन कमीशन को जो फैक्ट्स मिले हैं, जो उनके पास चीज़ें आई उस पर उन्होंने फैसला कर दी कि मैं कुछ अपना जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो उनका भी कमेंट ले लेता हूँ, फिर बात बड़ी सब आपसे सुनाएं। हमने जो वादा किया था कौम के साथ कि हमारे दौर में इदारे आज़ाद होंगे, कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा किसी चीज़ से भी मुतासर करने के लिए। हम अपने जो हुकूमती ज़राए होते हैं, जो हुकूमत के पास जो एडवांटेजेस होती हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इदारों के फैसलों को मानते हैं और सरे तस्लीम खम है। अच्छा, ये तो वो ये कह रहे थे हम इदारतों को मानते हैं, आप उसके खिलाफ जाहिर है उनका राइट है, वो जा रहे हैं। साहब मेरा बड़ा सादा सा सवाल। कादी साहब आप बहुत भोले हैं, मुझे बताएं DPO DCO कैसे लगते हैं? मैं बूढ़ा हो गया इस काम में। पहले इंटरव्यू लिया जाता है उनका। शहबाज शरीफ कहते थे कितने बंदे मारोगे, अगर ना हुआ ये साबित मैं कर सका तो जो क्राइम है मुझे जुर्म है। हाँ, जुल्फ़कार मेरे को बैड रिप्यूटेड आदमी है, मैं उसको क्या। अब मैं 4-5 ऐसे सेक्रेटरी जानता हूँ जिन्होंने अपने बाप की जगीर बनाया हुआ ब्यूरोक्रेटों ने। इमरान खान को तबाह करने वाले ये ब्यूरोक्रेट है। मैं लाहौर में इस वक्त लगे हुए हैं, मैं जानता हूं किस तरह तबाह कर रहे हैं। हाँ को वो पैसा उधर भी खा रहे हैं, इधर भी खा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन शफाफ कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, वो उसकी सजा क्यों नहीं मिल रही? साहब शफाफ क्या होना है इलेक्शन, कैसे हो इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन? अच्छा, इस इलेक्शन कमीशन से एक सवाल करें कि आपने इलेक्शन कमीशन की सेनेट कौमी असम्बली की 40 लाख रकम रखी हुई है खर्चात की, क्या वहां 40 लाख लगा है? आपको पता है ज़ारे शाह साहब ने उधर उनकी फैमिली के जिनका सलाम है, ये तो साहब है, पहले उनके बेटे ने इलेक्शन लड़ना था, वो क्यों नहीं लड़ा? मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। उनका बेटा लड़ना चाह रहा और मनशियात के इल्जाम लगाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा लगा रहे थे। मैं लगा नहीं, उन्होंने टीवी टॉक शो में खुद बता दे कि उसको टिकट क्यों नहीं दिया गया, वरना मैं बता दूंगा। अगर मुझे दूसरी मुझे ये वो बता दें, नहीं मुझे ये बता दें, मुझे आप बताएं जो ज़ारे शाह या इफ्तिखार शाह साहब को ये टिकट उनकी किस खुसूसियत की बुनियाद पर मिला है? वो खुसूसियत अल्लाह ताला दुश्मनों में भी ना रखे। मैं कादी साहब आप मेरे दोनों भाई हैं, अल्लाह ताला हमें उससे पहले हराम और ज़िंदगी उठा लें, बस मैं इससे ज्यादा नहीं कहूँगा। सारे काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त जो दुनिया से गया, अल्लाह ताला उन्हें कन्वर्ट कर जन्नत नसीब करे। पर उनके बारे में जो कहा जाता है अनबिलीवेबल नहीं, वो कन्फर्म है, क्योंकि मेरा सियालकोट में बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है। मुझे पता है जिस पैकिंग में चीज़ें गई हैं, मुझे पता है। बट साहब सुना ये बड़ी देर से मैंने रहे हैं, कोई बड़ी 4-5 दफ़ा। और मलक साहब आप सिर्फ मेरे कहने पर डसके चले जाए और ईमानदारी से एक सर्वे करें। मैं तो हर टीवी के नुमाइंदे को कह रहा हूँ, आप भूल जाए हुकूमत नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की है, PTI की, वो सर्वे करें। जिस वक्त ऐसे लोग इक़्तिदार में आएंगे कादी साहब, मुझे बता दें, तो उसके नताइज क्या होंगे? 2 लोग ही मरेंगे। नहीं, अगले इलेक्शन में मरियम फौज का कहती नहीं कहीं, अगले इलेक्शन में इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया, तो मुझे खदशा है इन्होंने फौज ना बुलाई जितना मरियम साहबा के बुग़्ज़ा फौज के बारे में, तो 5 मर सकते हैं। मेरे मुंह में खाक। मैं आपको ये वहाँ की साइकी और वहाँ का कल्चर देख के बता रहा हूँ
क्योंकि मैंने बहुत बड़ा टाइम गुजारा है। मलिक साहब मुझे ये बताएं यार, हम बेईमानी वैसे करते रहते हैं, आज आपसे मैं बमबानी बात करना चाहता हूँ। बात ये मुझे बताएं कि हम किस तरह मजबूर कर सकते हैं अपने अपने लीडरों को कि जो मुबैना जराइम पेशा लोग हैं इनको टिकट ना दें, या इसके बगैर ये जीत नहीं सकते? इसका $1,000,000 क्वेश्चन है, बड़ा डिफिकल्ट है। मैं भट्टी साहब के अल्फाज इस पे लाऊंगा। जब तक आप पैसे की सियासत करेंगे, आप रियल स्टेट के लोगों को आगे लाएंगे, मंशियात वालों को लाएंगे, क्रिमिनल को लाएंगे, जो इनको आप या रियल स्टेट वाला आ जाए ना यार, जो कारोबार करता है वो तो आ जाए। जवाब है ना, सिंपल सा जवाब है। नजायज कब्जे वाला ना ठीक है, हराम है वो जज जनरल साफी के लिए कहीं नहीं लिखा, इसके लिए हराम और इसके लिए मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। सिंपल बात है, आप जिस तरह इन्होंने कहा जी 40 लाख की लिमिट है ना, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, रूल की बात कर रहा हूँ। अगर 40 लाख से ज़्यादा मैं हूँ, भट्टी साहब हैं, जो उससे ज़्यादा पैसा खरीदता है, इसका मतलब है कि वो गेम से बाहर है। आप इसी एक चीज़ पे अमल दरामद कर लें, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नहीं, मैं मलिक साहब ये बात कर रहा हूँ कि कैसे इसको हम क्लीन नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सवाल और ये जमहूरी अमल है या रियासती इदारों पर कब्जे की ये वारदात है? मुझे ये बताएं। मेरा ख्याल में मैं आप मुझे बताएं। मेरा आपसे ये नुक्ता नजर नहीं मिलता। मैं समझता हूँ कि ये रियासती इदारों की कल कामयाबी हुई, आज कामयाबी है, रियासती इदारे ने कहा कि यहाँ धांधली हुई है, उन्होंने उसको मैं कह रहा हूं हुकूमत पर कब्जे की लड़ाई हो रही है। नहीं ये कब्जे की प्रोसेस आज कल जमीन बोझ हो गया। वो रियासती इदारा की बेसिक जिम्मेदारी थी इलेक्शन शफाफ कराना। उन 2 बंदों का कातिल कौन है? उसने जब फायरिंग हो रही थी क्यों नहीं नोटिस लिया? मैंने तो मौका था कि ये स्टेज आई क्योंकि 2 बंदे मरे क्यों? मुझे उन जो दुनिया से चले गए मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है यार। अनबिलीवेबल है कि एक पार्टी जब प्रेशर डालती है, अच्छा किया आपने अगर समझते हैं, लेकिन आप बताए ना मलक साहब, ये बंदे अगवा किसने किए? क्या उनको वो सारी आपकी बातें सही हैं। आप कुत्ता कुआं से नहीं डाल रहे। अगले तबादले जो हो रहे हैं, को इलेक्शन हो रहे हैं, अगर फिर इस तरह बंदे मरे, खुदा ना वो इलेक्शन जमहूरियत के लिए खतरनाक है, वो नाइंसाफी है। मगर मेरा जो आपसे सवाल दोनों उसको जो इस पर आप आ नहीं रहे, मैं समझता हूँ, आप बताएं कि मैं ईमानदारी से समझता हूँ इमरान खान के 2 तोहफे हैं पाकिस्तान को। एक करप्शन के खिलाफ उन्होंने एक अवेयरनेस लेके, दूसरी धांधली के खिलाफ इलेक्शन में। उनकी हुकूमत फेडरल में हो, उनकी हुकूमत पंजाब में, और आप पे इल्जाम साबित हो जाए कि आपकी इंतजामिया ये इखलाकी तौर पे इमरान खान हिट नहीं हुआ, आप इसमें बोले। मैं तो कह रहा हूँ यही तो साबित करें किसने किया धांधली। मेरा तो पॉइंट तो कर दिया उन्होंने आगे बढ़ना है, पुलिस अफसरों को तबादला कर दिया, बजाय वकूआ होता है। इस तरह मुझे कोई कातल कह दे, मैं कातल हूँ, बताए ना हाजिरी कहाँ लगी, उन्होंने कहा इनको जिले से निकाल दें ऑफिसर से, इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल में, मेरा एक ख्याल है इलेक्शन कमीशन को नहीं है इमरान खान नहीं ना निकाले, उन्होंने क्लेम कर दिया। इमरान खान तो हिट हो गया, मगर नजायज फरोशों को टिकट देके हमारा कद बड़ा हो जाए। एक और फिक्र है, 4 माह छोड़े, आगे बढ़ साहब। अच्छा, मौजूदा इलेक्शन कमीशन की रिश्तेदारियां बताना नहीं चाह रहा, लेकिन छोड़ दें। ये गेम दरअसल बहुत बड़ी है। 4 को भी बुला लिया है। कुछ अरसे बाद पता चलेगा कि उसके खिलाफ कहां प्लानिंग हो रही है। और दूसरी बात इमरान खान को मैं और बात सुने प्री प्लान काम कराया गया है। तो उन्होंने तो ऑफिसर को 4 मार्च को बुला लिया, सबको आ जाए। वो मैं कह रहा हूँ, वो सरकारी अफसर जो ग्रेड 20 का सेक्रेटरी या कोई होता ना, नौजुबिल्ला, वो खुदा ही होता। तो इमरान खान को कुछ पता नहीं नीचे क्या हो रहा है। यही उनके इर्द गिर्द ऐसे नलायक आदमी है कि उन्हें बता ही नहीं रहे कि ये लोग आपको तबाह कर रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, वहां धांधली हो रही थी, मैं मेरी इतलात है ये। तो वज़ीर आज़म को नहीं पता, आपको पता चल गया। भट्टी साहब पता होना चाहिए, भट्टी साहब यही अर्ज कर रहा हूं। मुझे लगता है भट्टी साहब जो स्टडी आज अमेरिका में आई थी ना, हमारे सब कॉन्टिनेंट के बारे में, इंडिया के बारे में, कि उन्होंने कहा था जी कि एक मुबैना तौर पर जराइम पेशा आदमी के कई गुना चांसेस ज़्यादा होते हैं जीतने के इस सिस्टम में और कल्चर में। तो यही होगा, और हम टिकट उसी को देंगे जो नाजायज़ फरोश होगा, जिसके पास बंदूकें होंगी, जिसके पास ताकत होगी, और जो 10-15 करोड़ खर्च कर सकेगा। गरीब आदमी तो इस प्रोसेस से बाहर है। डेमोक्रेसी तुम खा लो, फिर इधर कुछ बना लो। ये है, ये सच है कड़वा। और मैं बताता हूँ आप इलेक्शन जब पार्टी जमात देती है ना मलक साहब, जो जीती सीट है उस पर 5-5 करोड़ वो डोनेशन लेती है। शरीफ आदमी का तो आपने इलेक्शन में रास्ता ही खत्म कर दिया है। एक न्यूट्रल मुतवस्त तबके का तो आपने कहा इलेक्शन में वाजिबुल कत्ल है। भट्टी साहब, जिस वक्त तक ये जहां खत्म नहीं होता कि इस इदारे चाहे मेरा बंदा है तुम्हारा बंदा, कब्जे किए हुए उन्होंने, होने भी हो रहे हैं। आज भी एक इतना क्या कहा था यहाँ पे, बैड रिप्यूटेड बंदा सेक्रेटरी लगा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन उसकी सिफारिश तगड़ी है, उसे कोई नहीं पकड़। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये जो आईजी को बुला लिया, ये सारी विंडो ड्रेसिंग है, इसका ये कुछ नहीं कर सकते। आईजी और चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से ज्यादा बाखबर थे। इन्हें अपनी गैर जिम्मेदारियां की। आज जाएंगे ना, देख लेते हैं क्या होता है।
मुझे नहीं पता, मेरा सवाल ये है, ये हिदायत किससे ले रहे थे? इलेक्शन कमीशन 6 बजे तक उसने दोपहर से फायरिंग हो रही थी, क्यों नहीं अरेंजमेंट किया? उन लोगों को, इलेक्शन कमीशन को, जो रिटायरिंग अफसर थे, उन तक सेफ क्यों नहीं पहुंचे? यार भट्टी साहब, जब आपने कल ये स्टोरी दी और आपने कहा कि जनाब इधर मरियम साहिबा बैठी थी और साथ वाले कमरे में वहां पे ठप्पे लगा रहे थे बिठा के, आपने तो दी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैंने मेरे ठहरे इमरान खान, अच्छा इमरान खान को इस्तीफा देने घर चला जाना। 2013 में कल भी मैंने अर्ज की थी, आज मैंने उससे फिर दोबारा उस लेक्चरार से बात की जो मियां बीवी सियालकोट में 2013 में आज फिर मैंने बात की। मैं कहा जी आप कायम है कि स्लिप हो गई हैं? मलक साहब, पोलिंग टाइम का टाइम खत्म हो गया, उन्होंने बैग सील किए, सबको फॉर्म 45 रिजल्ट पहले बड़े पैसे पहले बड़े गाड़ी में गए, उधर आ रहा उन्होंने ले ही नहीं, उन्होंने 12 से कुछ 12:30 1 बजे तक उन्होंने कहा सुबह आना। सुबह जब गए तो उस पोलिंग स्टेशन का अनाउंस हो चुका था। ये 13 के आपकी शफाफियत इलेक्शन की मैं असलियत बता रहा हूँ। भट्टी साहब, आपके एक्सपीरियंस से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, वो आपने उसका जवाब देना है। भट्टी साहब, ये जो हमारे इस वक्त पंजाब के आईजी हैं, चीफ सेक्रेटरी, इनका क्या कैलिबर है? और ये आपने थोड़ी सी हल्की सी को बात की, मुझे समझ नहीं, ये कहाँ से सुनते रहे, फोन चुन किसके आते रहे? बस मैं नहीं, ये बताएं ना, बारे में नो कमेंट। चीफ सेक्रेटरी ऑनेस्ट आदमी है, कंटेरेबली बेहतर है। इनको नहीं पता इलेक्शन में क्या जिम्मेदारी होती है इंतजामिया की? अगर मैं कहूँ कि शायद, तो आपका क्या मतलब है? वो जो जुल्फकार विर्क है, मैं उसको ASI होने का जानता हूँ, जब उसने जज बनवा दिए थे ना गुजरांवाला जेल में, उस वक्त का जानता हूँ। फिर मैंने कहा ना, अपना अपना सर बचा लो दोस्तों, नारियल है बंदर के हाथों में। IG पंजाब से आप जुल्फकार विर्क की हिस्ट्री, आप किसी एक को फोन करें, मेरी बात छोड़ दे, जो सियालकोट का रहने वाला है, उसको फिंगर टिप्स में बता देगा क्या क्या काम उसने नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि ये किया है। यानी कि DSP जो था वो जजिस के केस का हिस्सा रहा है, जिसमें जज दुनिया से चले गए। बेचारे शहीद हो गए थे ना, वो गए थे, तो ये बेचारा उधर मंथली, मतलब ये आम बात है, ये तो उसका क्रेडिट है। ये अगर वो उसकी ये खूबी ना होती तो वहां ना लगता, और ये उस खूबी की वजह से लगा। बट साहब, ये जजेस वाला वाकया कब हुआ था? ये तो बहुत पुराना है। लीडर के दौर में, और इनके लीडर तो नहीं है यार, नहीं सॉरी, वो यार इन नून लीग के लीडर में, चलो मेरे लीडर, मेरे और वो मरवाए गए थे इनकी गलतियों की वजह से, जज मारे गए थे जेल में। जेल में कहां गया असला मुलजिमों के पास, कैसे पहुंचा मुझे बताएं? आपकी जेलें बिकती हैं, आज भी बिकती हैं, थाने बिकते हैं, आपके इदारे बिकते हैं, 90%। इलेक्शन भी बिकते हैं, इलेक्शन बिका ही है कल, मैं ये ना बिका होगा। ब्रेक अगर है, किसी ने इंडिपेंडेंट ब्रेक है, कोई जज आगे इंक्वायरी कर ले, इसको मैशत बाजार से बाहर निकालें, नेक लोगों को इलेक्ट करने डालें, वरना जराइम पेशा लोगों को आप टिकटें देंगे और गवर्नमेंट भी फिर वही करेगी और आप भी वही करें। और वैसे हो वही रहा है जिसकी बुनियाद आपने रखी थी अपने दौरे हुकूमत में और 35 सालों में। अब चलें, इमरान खान साहब, आप ठीक कर सकते हैं तो कर दें, वरना जो आएंगे फिर उनसे हम तमन्ना करेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सेनेट के इंतखाब में किसका बड़ा बारी है, अब उसमें रकम लगनी है नहीं लगनी, कि वहाँ पर नोटों ने क्या काम करना नहीं करना, क्या स्टोरियां करनी पड़ रही हैं हमें। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बड़ी साहब, मेरा सादा सा सवाल है, पूरी दुनिया में भी अगर हम देख लें तो लगता है कि पुरअमन इलेक्शनों के ज़माने गुजर गए हैं। इंडिया, अमेरिका का भी आपने देखा, तो क्या ये अब सेनेट के इलेक्शन पे भी इसी तरह के मनाजर नज़र आएंगे हमें? देखे कादी साहब, जब इंसान जानवरों से बदतर तरीके में बिके और आप उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, जब इलेक्शन में एक फेस्टिवल होता है राय का इजहार पर्ची से, उसकी जगह गोली ले ले, बंदूक ले ले, खश्तियारी मुल्ज़म ले ले, वोटर की बजाय टारगेट किलर ले ले, तो वो कौम कत्लो गारत की। ये जो अब रिजल्ट आया है, इस पर आपका क्या कमेंट है? ये जो 11 सेनेटर हुए हैं, अंदर की खबर सेनेट के पंजाब में तो बिला मुकाबला हो गए हैं, इधर तो खरीदो फरोख्त हो गई बंद, KP के और बलूचिस्तान में मंडी जा रही है। लेकिन मैं आपको खबर दे दूं, ये आज पूरा इलेक्शन क्यों हुआ है, इमरान खान साहब के लिए हालात बदल रहे हैं। बस इतना कहूँगा, कुछ ताकतवर हल्के हालात क्या, अब वो वज़ीर-ए-आज़म सदर बनने, तरक्की करने लगे हैं। यार, जो मरियम साहिबा इल्ज़ामत लगाती थी और अदारों को डराती थी, उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। नहीं, दोबारा बताएं क्या। बल्कि मरियम साहिबा के मुंह से सुन लेते हैं ना जो बात वो कह रही हैं, तो फिर उसके बाद सुनाएं जी। इमरान खान अवाम का मुजरिम है, और मैं ये भी समझती हूँ कि इस वक्त उनकी जो एक सपोर्ट है वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो अवाम से मुराद ये मतलब कोई डर गया मरियम से, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, खुदा का वास्ता, इदारों के आगे कोई फर्क खड़ा हो सकता है? मैं फकीर आदमी, कमज़ोर आदमी, मैं कहाँ इनका मुकाबला कर सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं कमज़ोर कम होती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने कहा था कि ओए
जहाँ तानू माफ़ किया, इनकी मेहरबानी, इन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन वो तो शुक्र है उन्होंने माफ़ी इनकी कबूल कर ली, वरना ये तो और गुस्से में थी। और इमरान खान का मुस्तकबिल सितारे गर्दिश में जाने जा रहे हैं। अब मैं ये कुछ नहीं कहूँगा, उसकी वजूहत नहीं कहूँगा, मैंने ये इल्म, इत्तला और एक साफ़ी रिपोर्टर की बुनियाद होती है खबर। ये मैं खबर ख्वाब भी तो आप बड़े सुनाते हैं ना, कोई ऐसा ख्वाब भी है कि पाकिस्तान की असेंबली टूटने? परवेज इलाही साहब कामयाब हो गए, फिर ये सवाल देखे ना, एक 7 या 8 वोटों वाला बंदा, सीटों वाला, उसका सेनेटर 48 सीटों पे कामयाब हो जाए, तो कोई ना कोई ख्वाब तो देख रहा ना, ओए साडा बंदा ठीक है यार, मरियम की मेहरबानी उसने माफ कर दिया। बड़ा नहीं, देखें एक क्वेश्चन तो बनता है ना, देखें 7-8 सीटें अपना काफ के पास और आप 28-29 लोग आपको मिल जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन में प्रोपोर्शन नजर आना चाहिए। दुनिया का कोई दिमाग नहीं मान सकता कि हो गया ना, लेकिन सच ये जो मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, जरदारी साहब से भी फ़ोन है, प्यार मोहब्बत है, इमरान साहब के भी साथ हैं, पंजाब की हुकूमत में भी हैं, स्पीकर भी हैं, नहीं हो क्या रहा है, कौन क्या है, ज़रा हमें भी समझाए ना। देखें, ज़रूरी थोड़ा कि बज़ाहिर मैं इधर बैठा हूँ तो जो मैं गुफ्तगू करूँ मेरी हो सकता, कोई किसी की ज़ुबान भी बोलता हो सकता है जो पहले मुझे लुकमे देता था वो आपको देने लग पड़े। नहीं तो वो ख्वाब नहीं बताया हमने, जो असेंबली टूटने वाला ख्वाब है। आपने DGISPR का क्या नाम है जनरल साहब का, बाबर साहब, अपना बाबर साहब, उन्होंने फरमाया था कि इलेक्शन को ना, इदारों को ना घसीटे, हमारा कोई रोल नहीं है। मरियम ने फिर खासी तलवारें निकाली, तो उसके बाद मरियम अब खुद कह रही हैं, स्पोर्ट में से नजर आती है। बिलावल ने भी कहा कि कोई एस्टेब्लिशमेंट इस्तानी, गिलानी साहब ने कहा, साहब मैंने कहा कि मरियम, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रेटेजी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरे पर जलते हैं, आगे खतरनाक हालात है। यानी कि 2 पेज नहीं, वो एक पेज खत्म हो गया। इतनी बड़ी खबर आप लिफ्ट नहीं करा। मरियम पेज के बारे में तो पूछे, मरियम साहबा गिलानी साहब के बारे में क्या कहते रहे, उनके वालिद मोहतरम क्या कहते रहे, सुनाए जरा। रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो PDM के कैंडिडेट हैं, और ना सिर्फ ये कि वो PDM के कैंडिडेट हैं, मुस्लिम लीग नून एक बहुत ये एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ पर्सन बहुत एक एफेबल पर्सनालिटी है, सब जमहूरियत पसंद इनको पसंद भी करते हैं, और ये हमारे मुश्तरका कैंडिडेट हैं। PMLN इनको इस इलेक्शन में सपोर्ट कर रही है। तो भट्टी साहब, इंसानों की बस्ती में हमारी राय इतनी तेजी से बदल जाती है? ऐसा कादी साहब, बड़े खूबसूरत, मैं नवाज शरीफ का बड़ा विजन है और ऊपर नजर भी आया टेलीविजन, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट माने और आप फैसला कबूल ना करें, ये इंसानों की बस्ती है, हैवानों की नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन नहीं कबूल कर रहा? इसका मतलब है हम सब हैवान मान गए। मेरे ख्याल है वो ठीक कहते हैं, हैवानों की बस्ती में तो फिर इंदारों को में फिर हाँ, इस बस्ती का तो मैं भी एक छोटा सा जरा देखिए भट्टी साहब, इस पे तो बहस नहीं है कि हमारी सारी सियासत मुफाद पे बेस पे, असूल मलक साहब थोड़ा सा ये तो आप मेरी आपसे सबमिशन है, नहीं से बहस नहीं, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और जो नहीं मानता ये इंसानों को, हैवानों को, हम हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। इनको नाहल किया, सुप्रीम कोर्ट ने किसको नाहल किया और उन्होंने उसके बारे में क्या क्या नहीं लफ्ज कहे। इसका मतलब है अब सब हम हैवानों में शामिल हो जाएं। इंसान ने तो अशरफुल मखलूक बनाया, अल्लाह ताला ने सबको, इन्होंने हमें हैवान बना दिया। वहां ताकतवरों पीछे बैठ के कैसी चाबी कमाते। अच्छा, वो अब मसला मरियम साहबा जो है वो गिलानी साहब की कैंपेन करेंगी और वोट नहीं उनके लिए, ये भी खबरें आ रही हैं भट्टी साहब। मरियम साहबा जो वो तो कह दी उन्होंने कि हमारे अपोजिशन के कैंडिडेट है, उन्होंने ये तो नहीं कहा वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है, शी इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि मैं करूंगा। मुझे ये बताएं कि हम कभी भी सियासत को इखलाक के पैमाने में ना देखा करें। मेरा ख्याल है ये इस पे कोई शक नहीं, जो असल इशू पाकिस्तान की सियासत का बन गया उस पर कोई शक नहीं। हर बंदा जहां पे मेरा फायदा वो असूल है, जहां पे मेरा फायदा नहीं वो बेअसूल है। फिर मेरा आखिरी सवाल में आगे बढ़ता हूं, इस मौजू को खत्म करते हैं। अगर मेरे मफाद की लड़ाई को ये जमहूरियत कहते हैं तो उसको जमहूरियत मान लूं मैं? नहीं, जमहूरियत नहीं है ये, बल्कि डाका जनी अवाम के हकूक पर। और मैं बता दूं, इमरान खान साहब के एक पुराना दोस्त के लिए मैंने मैसेज भेजा है कि इमरान खान साहब, चंद सांप आपकी जो जेब में है, आपको डस रहे हैं, उनसे बचे, वरना अच्छा, ये मौलाना फजलुर रहमान और बात सुनने का सब सिर्फ आधा सेकंड, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम की बातें शायद 100% नहीं सच हो सकती हैं। बस नो मोर। मलक साहब, तुसी कोई शरारत ना मरियम और बिलावल साहब की बातें सच हो सकती है कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा, क्या ये, चलो ये तो बताएं ना, मरियम साहबा क्या पैगाम लेके गई नवाज शरीफ साहब का, और बिलावल साहब क्या पैगाम लेके आए जरदारी साहब का? मरियम और बिलावल खासा अरसा गैप रहा। पहले मरियम साहबा बेनज़ीर के मज़ार पे भी गई, जूती भी उतारी, हार भी पहनाए।
उन्होंने कहा कि अदम एतमाद नहीं हो सकता, ताकतवर हल्के इधर है। अब मरियम साहिबा भी इनडायरेक्ट राब्ते में है, और जिस पे ये इल्जाम किसके साथ राब्ते में? एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो जिस पर ये इल्जाम लगाती थी कि बाद आ जाओ तुम्हें मैंने माफ कर दिया, अब ये राब्ते में है। और बिलावल भुट्टो ने, आसिफ अली जरदारी ने उन्हें ऐसी 2-3 चीजें दिखाई है कि आप हौसला करें, हम इमरान को खा जाएंगे। क्या होता है रिजल्ट गैब का मुझे नहीं पता, और मरियम को पता है कि कौन से बंदे का पैगाम बिलावल लेकर आया है, कौन सी अहम तरीन शख्सियत का, क्योंकि कुछ बंदों को बिलावल बड़ा अच्छा लगता है और एक बहुत ताकतवर तरीन शख्सियत को मरियम भी बड़ी अच्छी लगती है। लीडरशिप क्वालिटी है ना। ये भी तो खबर चल रही है ना कि नून ने पीपल्स को कन्विंस कर लिया कि हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो लॉन्ग मार्च धरने में अब आप हमारे साथ होंगे, यानी पीपल्स पार्टी मान रही है कि वो धरने में साथ होंगे। कोई ये कह दे कि ठीक है तुसी आओ तो मैं बड़े से सारे ख्वाब देख रही हैं, सारे इनको ख्वाबों में आती है। ख्वाब मैंने भी देखा है, और ख्वाब की वकूआ भी मुझे जाए वकूआ भी पता है कादी साहब। अच्छा। लेकिन इस मुल्क में सच बोलना क्राइम है। इस ये आते कहाँ से ख्वाब ये इनको सारे इस तरह के कि अब धरने में बैठ रहे हैं, नहीं बैठना। अच्छा गल सुनो कादी साहब, तो कोई सवाल करो। नहीं भाई, हमने अब ये अभी इसके बाद हमने ये और भी बातें करनी, और भी खबरें हैं, ये तो आपने बैन उस्तूर साहब कुछ कह दिया, मगर मामला ये है कि ये जो साकिब निसार साहब पर भी दोबारा से अटैक शुरू हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? ये एक कैंपेन की जा रही है। साकिब निसार वाहिद आदमी है जिन्होंने गरीबों की सुनवाई की, लेकिन बदकिस्मती ये है कि दुनिया की ताकतवर तरीन पाकिस्तान की जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे उसको नाहल हो गए उनके दौर में। अब देखें एस्टैब्लिशमेंट जो इनके खिलाफ फैसला करती है वो टारगेट बन जाती है, सोशल मीडिया पे माँ बहन हो जाती है, जज जो करता है उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, इलेक्शन कमीशन इनको अकोमोडेट नहीं करोगे तो आप बुरे हो। मतलब मैं बता दूं, अब जो मरियम, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान की बात मानेगा उसकी इज्जत बचेगी, बाकी सबकी इज्जतें उछलेगी। मैंने आपको ये मुख्तसर दे दिया और इनको गारंटी भी मिल गई है कि ऐसी ताड़े नाला। दूसरी बात मैंने फिर चेक किया है, मरियम को बुलाया गया, ताकतवर तरीन शख्सियत के आगे बंदे से मैसेज गया, खबरदार ये वो खबर वापस लो, इससे ज्यादा अब आगे नहीं बोलूंगा। ताकतवर तरीन शख्सियत के बिहाफ पे मैसेज आया मलक साहब। अच्छा, तो वो खबर दुरुस्त थी, इसका मतलब है जो इतनी दुरुस्त थी इस वक्त 3 लोग इधर प्रोग्राम कर रहे हैं, मोहतरम ताहिर मलक साहब, कादी सईद साहब और ये आपका अदना सा बंदा। अच्छा, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। फाइज ईसा साहब ख्वाबों की दुनिया जो पिटीशन दी है उसमें उन्होंने कहा जी कि मेरा तो जो ट्रायल हो रहा है, अब दोबारा जो रिव्यू पिटीशन है तो उसको लाइव दिखाया जाए। आप समझते हैं मलिक साहब के इसके, मैंने अपेक्स कोर्ट में नहीं देखा, लोअर कोर्ट्स में हमने देखा अमेरिका वगैरह में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। मैं वैसे जितनी थोड़ी बहुत मेरी अक्ल है, मतलब उम्र है काफ़ी ज़्यादा, बहरहाल मैंने दुनिया में किसी सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोई, मतलब मुझे तो ऐसा डर लग रहा है कि मैं कहीं अल्फाज ही गलत इस्तेमाल न करूँ, तो हमारी तो सुप्रीम कोर्ट भी लगता है जैसे होना नहीं चाहिए वैसे शफाफियत के लिए। नहीं, मैंने ज़िंदगी में कोई दुनिया की सुप्रीम कोर्ट नहीं देखी जिसका बराह रास्त मुकदमा मैंने किसी अपने टीवी पे देखा हो। मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है, उसके बाद अल्लाह की अदालत है। सुप्रीम कोर्ट में भी अब बज़ाहिर कुछ लोग आइनी महर कहते हैं कि सियासी सी गुफ्तगू होने लग पड़ी है। मैं एक अहम तरीन शख्सियत है, उसके सिर्फ लोगों से जो मुलाकात करते हैं ना रोज़ाना, मैं वो लिस्ट देख के हैरान रह गया। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है पाकिस्तान। पहले तो सुना था जज अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, ब्रेक पे शादियों पे नहीं जाया करते, कोई सोशलाइजेशन नहीं थी जजों की। वो बड़ा वकार वाले लोग। साहब एक दो ख्वाब में आपने बड़ा घेरने की कोशिश की, मैं तो सुन के मैंने तौबा लगा ली। मैं क्या ख्वाब देखने बंद कर इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है दोस्तों। ख्वाब देखने बंद यार, क्या नहीं हुआ यहाँ, इलेक्शन जो है बर्बाद हुए, बगैर इलेक्शन लड़े लोग असम्बलियों में बैठे, लुट मार सब आपके सामने हुए। अल्लाह ताला हमें बेहतरी की तरफ लेके जाए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर उसमें बड़ी अहम खबरें। एक तो हमारा चूंकि प्रोग्राम 27 फरवरी को नहीं होगा, तो इसमें अब बात करेंगे कि जो अभिनंदन का क्या मामला था, और उसके साथ जो मोदी ने एक 2000 लोगों के एक सीढ़ी बना के इक़्तिदार तक पहुंचा, तो गुजरात में किश्त खून किया था, उस पर बात करेंगे। साथ साथ 1.5 करोड़ मकानों की भी बात करेंगे कि इस माह भी कोई बोलेगा या नहीं बोलेगा, और क्या लोगों को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और सही तरीका क्या है लोगों को देने का, और किन किन मुल्कों ने रीसेंट हिस्ट्री में दिए और कैसे दिए हैं मकान आवाम को अपने आइन के मुताबिक। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन। बात करते हैं, कहते हैं कि इमारतें किसी कौम का लिबास होती हैं और फिर मकान तो बहुत 33 बड़े जो राइट हैं मलिक साहब, उसमें रोटी कपड़ा और मकान पहली दफ़ा जब कार्ली भुट्टो ने कहा था, ये बार बार पावर में आए, पता नहीं किसके मकान बनते रहे। सवाल मेरा, शहबाज गिल साहब ने भी कुछ कहा है जी कि कुछ 25 लाख रुपए पे हम आपको मकान बना के देंगे। अच्छा, कमी ये है कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ मकानों की कमी है और इसमें 3.5 से 4 लाख मकानों की कमी का हर साल मलिक साहब इजाफा हो रहा है। आज मुझे पीटीआई के एक वर्कर ने फ़ोन किया, उसने कहा खान साहब ये क्यों नहीं करते कि यहाँ आप सारी टॉप ब्यूरोक्रेसी को करोड़ों के ज़्यादा जो प्लाट हैं वो 25-30 लाख में दे देते हैं। तो क्या इस मुल्क के लोगों का भट्टी साहब राइट है कि इस मुल्क की ज़मीन में वो भी कह सकें ये 3 मरले मेरे हैं? देखें, अगर जो आज हुकूमत ने ऐलान किया है 25 लाख में घर दे देते हैं तो ये बहुत अच्छा काम होगा। 3 लाख सुना है अपने पास से देंगे, वरना इस मुल्क में अब कोई गरीब आदमी 25-30-40-50 हज़ार तनख्वाह लेने वाला बंदा घर नहीं बना सकता, ये नामुमकिन है। अगर ये शफाफ तरीके से मिलते हैं तो अच्छा इकदाम होगा, लेकिन हमें देखना है ये कब से मिलने शुरू होते हैं, वरना लाख रुपए तनख्वाह तक भी मियाँ मलिक साहब 14,000 वो कह रहे हैं उसकी किस्त होगी तो 14-10-12,000 भट्टी साहब ये बातें ये ना कुछ करके तो दिखाए ना। मेरी छोटी सी गुजारिश, जी हाँ कर लें। सवाल आपसे ये है कि रिसेंट हिस्ट्री में ह्यूगो शेवर्स ने मकान 20 लाख मकान 3.5 करोड़ की आबादी में फुली फर्निश दिए, मगर उसको PDVSA जो उसकी ऑयल कंपनी थी वो नेशनलाइज करनी पड़ी और उसने दिए और अभी तक उसका जो, आप मुझे बताएं, डीरेगुलेट जो कि मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल भी करता हूँ उसके साथ मिला के, सवाल मेरा ये है कि आपने इसको डीरेगुलेट किया, यहाँ से मकान लोगों को नहीं मिल रहे, बहुत महंगे हो गए, बीच में से कब्जा ग्रुप निकलता है, कब्जा ग्रुप आपके इलेक्शन खरीदता है और बेचता है, ये सारा गंद क्या, इसको देखते हैं? सिंपल जवाब, क्योंकि टाइम थोड़ा। काजी साहब, दुनिया की कोई एक रियासत नहीं है जिसने सेंट्रलाइज प्लानिंग करके रियासत में सस्ते मकान बना सकती है। सस्ता मकान, आम आदमी का मकान सिर्फ रियासत बना सकती है। वजह बड़ी सिंपल है, वो मुनाफे से बाहर आ सकती है। मुनाफा जहाँ पे आप लेंगे तो फिर यही सियासी कल्चर होगा, अरबों रुपए आप प्रॉपर्टी से कमाएंगे, फिर आप इलेक्शन। कमेंट सुन लें। पाकिस्तान ने 73 साल में सिर्फ एक शहर बनाया, इस्लामाबाद, वो भी हमने इंडिया का शहर है चंडीगढ़, जो नेहरू ने बनाया था और अयूब ने उसकी नकल उतारी। एक शहर की टाउन प्लानिंग नहीं है पूरे पाकिस्तान में। चंडीगढ़ से ज्यादा खूबसूरत हमारा इस्लामाबाद, सुन लेना, दुनिया का बेस्ट। 3 साल बाद इस हुकूमत को याद आ गया शहबाज गिल साहब को, जी अच्छी बातें नहीं करते। 10 दफा तो हमने प्रोग्राम में बुलाया, अच्छी बातें करने हमारे साथ तो नहीं, हम तो कहते हैं आप आए और बताएं लोगों को, यार ये तो आपकी पॉजिटिव स्टोरी है ना, आप बताएं जी भट्टी साहब, जल्दी करें। फिर मैंने उसका साहब, ये अगर मकान बनाते हैं, अगर गरीब को मुस्तक को मिलता है, मैं तो इस पर बड़ा खुश हूँ, क्योंकि ये जो फ्रॉडी है 90% 80% जाली ब्यूरोक्रेट 40-40 कनाल 10-10 कनाल के घरों में रहते हैं। ये कहाँ गरीब आदमी के लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनने देते हैं? अगर इमरान खान इस ब्यूरोक्रेसी से बना लेता है तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा काम है। अगर लोगों को बट साहब, आपको पता है ये डेविस रोड के साथ जो रेलवे के ऑफिसर रहते हैं, ऑनेस्ट टू गॉड, दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी की पता घरों का कितना साइज है? 20 कनाल 25 कनाल। साहब 80% DMG अफसर और PSP अफसर डिस्ट्रिक्ट में जिलों में जाते हैं, वहां भी 20-20 कनाल का घर, और इधर भी, और जब रिटायर होते हैं फिर छोड़ते हैं। अच्छा, ये गिद्धों की तरह बड़ी साहब इमरान खान इन चंद गंदे ब्यूरोक्रेटों इसके लिए 25 लाख का घर बनाए, इसके लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है। नहीं, ब्यूरोक्रेट को बनाए, इनको 25-25 लाख वाले घरों में रखें। ये तो मेरे मुलाजिम है कि ये मेरे हुक्मरान है। आप चले, अच्छा भाई, तकब्बर, इनकलाबी तब्दीलियां चाहिए इस काम के लिए और ये होना चाहिए और लोगों के सर पे छत होना चाहिए। मगर आगे बढ़ते हैं और आखिरी जो स्टोरी है मलिक साहब हमारी, वो ये कि मोदी ने आज ही के दिन, आज नहीं 27 फरवरी को, अब उस दिन हमारा शो नहीं होगा, एक सरों का मीनार बनाया था और उसी पे वो चढ़ के इक़्तिदार में गया। 2000 के करीब गुजरात में मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मारा था। और उसने उस पर जो कमेंट किए थे कि जी वो गाड़ी के नीचे कुत्ता भी आ जाता है, इस तरह की बेहूदगी हमने देखी। और फिर 27 को अभिनंदन वाला मामला भी हुआ, जिसमें कहूँगा पॉजिटिव बात थी कि हमने उनका बंदा वापस किया, हालांकि उधर से ही जारियत हुई थी। बड़ी साहब, ये हमारी एयरफोर्स को सलाम है जिसने वो अमेरिका और इसराइल की पुश्त पर खड़े होकर पाकिस्तान पर हमले की नाकाम कोशिश की और हमारे पाक एयरफोर्स के जवानों ने उसे मार गिराया। इनके 15 या 20 बचाई, एक दरख्त गिराया, एक कवा मारा, और उसके बदला हमने मोदी को बुलाया, अपनी चाय पिलाई, अपने हमारे लिबास में
हमारे मकरूज है, उनका तन भी हमारे उनके तन ना हमारे कपड़ों से ढक नहीं, उनको एक दहशत गर्द है। गुजरात में जिस तरह उन्होंने इंसानों को ज़िबा कराया, उसके बाद अमेरिका जैसे मुल्क ने उस पर पाबंदी लगा दी वीजा एंट्री पे, वो वहाँ जा नहीं सकता। वो जो एक एमपी था, वो एक दहशत गर्द मुल्क का वज़ीर आज़म है भारत, माब ने घेर रखा था, एक एमपी थे वहाँ के, और वो बड़ा मशहूर वाक़या, और वो फ़ोन करते रहे और पुलिस नहीं आई। नहीं, इंडिया की तो काजी साहब इस पे बहस रही है, इंडिया की आज की सियासत मुस्लिम दुश्मनी, इस पे कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। इंडिया को मेरा कोई 1000 साल पीछे। लेकिन मलिक साहब एक और भी इंटरेस्टिंग खबर है, अब 26-27 को 25 से 30 लाख ट्रैक्टर लेके किसान जो हैं वो चढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे। पूरी पॉलिटिकल पार्टियों से उन्होंने माफ़ी मांग ली कि हजूर आप पीछे हट जाएं, हमें अपना काम करने दें, हमारे हकूक़ का धंधा ना करें, हमारे हकूक़ को छापे पे रख के ना बेचें। बेसिकली उनका ये कहने का मतलब यहाँ भी मेरा आपसे सवाल है, इंडियन किसान इतना ऑर्गेनाइज कैसे हुआ है, कितना ऑर्गेनाइज किस तरह इतना? यहाँ पे ना, मैं अब इसमें कम वक्त है मलिक साहब, यहाँ पे पेजेंट्स की बड़ी मूवमेंट्स बनती रही हैं। अब वक्त क्लोजिंग है, कल परसों जब अगली दफ़ा आएंगे, पेजेंट्स की और ट्रेड यूनियन की मूवमेंट वहाँ बड़ी स्ट्रांग है, और वो वापस आ रहा है, पूरा चक्कर घूम के वापस आ रहा है। और डिवोर्स का भी जिक्र करेंगे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बजाय क्लैश ऑफ क्लासेस होने वाला है, लोगों को रोटी दें, मकान दें, वरना हालात आपके भी ठीक नहीं रहेंगे, ये ख्याल है। मगर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हालात जाएंगे अगर रियलाइजेशन हो रही है। आज का प्रोग्राम और हमारे हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम खत्म हुआ, मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।